नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। मैं हूं शंकर दत्त पंत। देहरादून में सीएम धामी दून मेडिकल कॉलेज अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले तमाम कर्मियों को सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राहत कर्मी हर चुनौती का पूरी निष्ठा से सामना करते हैं। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, वे लोगों की मदद करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। तो पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम धामी पहुंचे हुए थे। सराहनीय कार्य करने वाले जो कर्मी थे उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा काम किया उनको सम्मान दिया गया, सम्मानित किया गया। चमोली की ऋषिगंगा, धौलीगंगा घाटी में आई आपदा ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। 2013 में जोशीमठ का धसाव भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने आया। इसी वर्ष चाहे वो धराली हो, स्याना चट्टी हो या रुद्रप्रयाग का हमारा छेनागाड़ का क्षेत्र हो, चमोली में चेपड़ो हो, नंदानगर हो, कुंत्री हो, धुरमा हो या पौड़ी जनपद के पैठानी के पास के गांव, सैंधी या उसके आसपास के लगे हुए गांव या सीमांत क्षेत्र बागेश्वर में जाएंगे आप तो वहां पौसारी जैसे ग्राम और देहरादून में इस वर्ष अभी मैंने जिसका जिक्र किया मालदेवता से लेकर हमारे पूरे क्षेत्र में भारी आपदा का हमें सामना करना पड़ा है। और राज्य का शायद कोई जनपद ऐसा हो जहां इस वर्ष आपदा ना आई हो। और इन आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हुए, संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। इन कठिन परिस्थितियों में हमारे सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी कि हम मानव जीवन की रक्षा करें, एक एक व्यक्ति की जान बचाने का काम करें। यही वही समय था जब हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, हमारी पुलिस के जवान, हमारे एसटीएफ के जवान, अन्य विभागों के कर्मचारीगण, अधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपदा में घायल और मलबे में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, घरों को क्षति से बचाने और लोगों के जीवन को बचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर लगातार काम किया। सीएम धामी आज देहरादून में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप में शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि आज से 50वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। इसमें करीब 1000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के चयनित खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। बालिका टीम का प्रशिक्षण शिविर भिलाई में 24 से 30 सितंबर तक आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि 28 राज्यों के जमीनी स्तर के खिलाड़ियों की 54 टीमें यहां भाग ले रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसे भारत की युवा प्रतिभाओं का खेल कुंभ कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे बताया गया कि इस प्रतियोगिता में 28 राज्यों से ग्रास रूट लेवल के खिलाड़ियों की 54 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मुझे लगता है इस प्रकार से भारत की युवा प्रतिभा का अगर इसको खेल कुंभ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, इस चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी उच्च स्तरीय टूर्नामेंट्स, प्रशिक्षण अकादमियों और आगामी भारतीय नेशनल टीम के लिए भी इन्हीं खिलाड़ियों में से उनका चयन होना है, जो आज अपने अपने राज्यों का, अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन्हीं में से आने वाले समय में इन्हीं खिलाड़ियों में से देश का प्रतिनिधित्व भी यही खिलाड़ी करेंगे। टीवीके के महासचिव, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अवध अर्जुन देहरादून में शुरू होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर बास्केटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन में शामिल नहीं हुए। इस पर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव कुलविंदर सिंह गिल ने कहा कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
वो देहरादून हवाई अड्डे पर उतरे थे, लेकिन उन्हें घर से फोन आया कि उनकी बहन को स्वास्थ्य समस्या हो गई है और उन्हें वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि वह अंतिम पुरस्कार वितरण समारोह के लिए हमारे साथ यहाँ होंगे। प्रेसिडेंट साहब ने भी इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी हैं। वो देहरादून एयरपोर्ट पे लैंड भी कर गए थे, पर अचानक उन्हें मतलब लैंड करने के बाद उनके घर से फ़ोन आया कि उनकी सिस्टर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आई है, तो ड्यू टू दैट उन्हें वहीं से वापस जाना पड़ रहा है। और उन्होंने अपनी गुड विशेस इस टूर्नामेंट के लिए दी हैं और होपफुली वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान फाइनल्स में यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग में 51वां कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर कृषकों से उनके उत्पादों की जानकारी दी। इस मेले में अल्मोड़ा समेत विभिन्न जिलों के काश्तकारों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। मेले के दौरान अतिथियों द्वारा रबी फसल की नई उन्नत प्रजातियों की बीजों का लोकार्पण किया गया। मेले में आए किसानों द्वारा खेती और बागवानी से संबंधित समस्याएं रखी गई। वैज्ञानिकों ने समाधान किया और किसानों को उन्नत खेती के टिप्स भी दिए। का विज्ञान मेले का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन हो रहा है। ये 91वां मेले का कार्यक्रम हो रहा है। ये संस्थान अपने आप में पूरे भारत सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इसकी शुरुआत जिस प्रकार से लगातार लंबे समय से रही है और इसकी शुरुआत कहना चाहिए कि मैं तो कहूँगा कि 1936 से हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया 1974 में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। बुसी सेन जी के प्रयास से, उनके बहुत ही मेहनत के साथ ये संस्थान डेवलप हुआ। मैं कह सकता हूँ कि हरित क्रांति के उस दौर पे जब हम लोग दूसरे देशों पर डिपेंडेंट थे, तो उस समय जय जवान जय विज्ञान जय किसान का जो नारा दिया था, उसी नारे के तहत किसानों ने एक प्रकार का, मैं कहता हूं कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है और उनके क्रिया का क्रम से और हमारे उनकी मेहनत से जो प्रयास आज सफल हुआ है। तो लगभग आज इस संस्थान ने मैं लगभग 113 संस्थान इस प्रकार के पूरे देश भर के अंदर कृषि के हैं। देखिए, 51वां कृषि विज्ञान मेला आज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से करीब 800 किसान इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और इस मेले का उद्घाटन माननीय मंत्री माननीय अजय टम्टा जी कर रहे हैं। इसमें जो आज मुख्य आकर्षण है वो एक नई प्रजाति जो मक्के की प्रजाति है, जो मटर की प्रजाति है, जिसमें पूरी फली को आप खा सकते हैं, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। और साथ ही जो उन्नत कृषि यंत्र और उन्नत बीजों का प्रदर्शन और उनका विक्रय भी किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे कुछ जो SC ST के फार्मर हैं, उनको लघु कृषि यंत्र भी इसमें उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऐसा बेसिकली हम तो ये पहाड़ के लोग हैं, तो हम जन्म से ही मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो बचपन में हमारे पास तो खेती है, तो बचपन में सारी खेती का ही काम करता था। उसके बाद मैं ऑयल नेचुरल गैस कमीशन में चला गया, तो जहाँ से मैं चीफ इंजीनियर होकर के रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद बच्चे तो बाहर सेटल हो गए, कोई कहीं है कोई कहीं है। तो पितरक ज़मीन जो है वो बेकार पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको डेवलप करने की सोची। तो इसके लिए मैंने धान, गेहूँ, मडुआ जो हमारी पारंपरिक है, सब्जियाँ, लिलियम, तो सारी मैं खेती करता हूँ। बाकी यहाँ मैं विवेकानंद से करीब लगभग 15-20 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये इनका मार्गदर्शन होता है। इन्हीं का मैं लाल धान और फल सब्जियां और फल का भी उद्यान विभाग की का फल हो गया, मतलब फल हो गया, आड़ू, खुबानी जो यहाँ पारंपरिक जो यहाँ की वो हैं, तो उनको मैंने उत्पादन करा। तो इस साल उन्होंने मेरे को एक नया प्रोजेक्ट दिया था कि आप मक्का करो, तो मैंने मक्का का उत्पादन करा। तो मेरा सीड में बहुत अच्छा मक्का मेरा पैदा हुआ, जिसमें मुझे बताया कि मुझे काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी। जैसे शोर, रात को शोर है, दिन में पक्षियाँ हैं और ये शॉल है और बंदर हैं। इनसे मुझे मैं 1-1.5 महीने से मैं 1 घंटा भी नहीं सो गया। पौड़ी जनपद में चल रही शहीद सम्मान यात्रा शौर्य और बलिदान की अमर गाथा बनकर उभर रही है। इस पवित्र यात्रा के तहत जनपद के वीर शहीदों के आंगन की मिट्टी संग्रहित की जा रही है। ये मिट्टी आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित शौर्य स्थली और शहीद स्मारकों में
अमर प्रति के रूप में सुरक्षित की जाएगी। अब तक वीर शहीदों के घरों से संग्रहित की जा चुकी मिट्टी को लैंसडाउन में सुरक्षित रखा गया है। बाकी शहीदों के घरों से मिट्टी संग्रहण को लेकर कलेक्ट्रेट से विधायक राजकुमार पौरी ने शहीद सम्मान यात्रा का फ्लैग ऑफ किया। विधायक पौरी ने बताया कि यात्रा का समापन 5 अक्टूबर को लैंसडाउन में भव्य कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। इसमें शहीद परिवारों, जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता भी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह केवल श्रद्धांजलि ही नहीं बल्कि शहीद परिवारों के गर्व और समाज के लिए प्रेरणा का एक माध्यम है। जो लैंसडाउन में शहीद सम्मान होना है उसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, यहाँ से जो फ्लैग ऑफ किया गया गाड़ी का, ये पौड़ी क्षेत्र के जो 3 शहीद पाबौ क्षेत्र में हैं उनके घरों से मिट्टी कलेक्ट करने के लिए रवाना हुई है और वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके परसों 5 तारीख को मिट्टी शहीद सम्मान के साथ लैंसडाउन में सम्मिलित की जाएगी और वहाँ पर 26 जो लैंसडाउन क्षेत्र से पहले पूरे हो चुके हैं, जहाँ से मिट्टी आ चुकी है, उनके साथ ये मिल जाएंगे। टोटल 29 लोगों की जो शहीद थे उनके घरों की मिट्टी एक साथ इकट्ठा होकर अपने जो सैन्य धाम बन रहा है उसमें सम्मिलित की जाएगी और उनके जो परिवारजन हैं, मैं समझता हूँ कि परसों हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी लैंसडाउन में पहुँच रहे हैं और उन शहीद परिवारों का सम्मान किया जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे जनपद में 30 शहीद सैनिक परिवार हैं जहां पर उनके परिवारों के से ये मिट्टी वहां से लाया जा रहा है, जिसमें से आज तक लगभग 25 परिवारों से वो मिट्टी संकलित कर ली गई है। 5 आज पाबौ ब्लॉक से, द्वारीखाल से और ग्वाड़मल्ला, ये 5 इन क्षेत्रों से भी आज ये मिट्टी संकलित की जाएगी और इन सबको लेके हमारा जो लैंसडाउन छावनी है वहाँ पर इसको संकलित किया जाएगा। उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य सरकार सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री भगवत प्रसाद मकवाना जसपुर नगर पालिका पहुंचे। उपजिलाधिकारी चतर सिंह चौहान व अधिशासी अधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। मकवाना ने बताया कि वर्ष 2013 में भारत सरकार ने मैनुअली स्कैवेंचर एक्ट बनाया था, जिसके अंतर्गत हुए सर्वेक्षणों से आयोग संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि अब नया सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों को पुनर्वास और ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार पुनर्वास हेतु 50 लाख तक के ऋण योजना उपलब्ध करा रही है। एक तो मैनुअल स्कैवेंजर एक्ट भारत सरकार का 2013 में बना था। 13 में सर्वेक्षण हुआ, 18 में सर्वेक्षण हुआ। हमारे राज्य में लगभग 6000 मैनुअल स्कैवेंजर्स अभी तक के 2 सर्वेक्षण में पाए गए, लेकिन इस बार जो 20 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने रीसर्वे के आदेश दिए हैं, वो सर्वे यहाँ बिल्कुल फर्जी हुआ है। मैंने यहाँ मीटिंग में पूछा, सुपरवाइजरों द्वारा इनको करवाया जाना था सर्वेक्षण। पिछली बार तो एनजीओ के माध्यम से सर्वेक्षण हुआ था, सफाई कर्मचारी आंदोलन और गरिमा। भारत सरकार ने उनको 15,000 रुपये का भुगतान भी प्रत्येक जिले में सर्वेक्षण के लिए कोऑर्डिनेटर को किया था। तो पूरे देश में 58,000 लोग सर्वेक्षण में सम्मिलित हुए पाए गए। उनको 40-40 हज़ार रुपये एक मुश्त अनुदान राशि मोदी सरकार द्वारा दी गई। उत्तराखंड में भी लगभग 6,000 ऐसे सफाई कर्मचारी पाए गए 18 के सर्वेक्षण में, लेकिन अभी जो सर्वेक्षण हुआ उससे आयोग संतुष्ट नहीं है। रुड़की में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में युवा शाखा दुर्गा वाहिनी के स्थापना पर शक्ति यात्रा निकाली गई। यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नेहरू संपन्न हुई। साथ ही इस दौरान चंद्रशेखर चौक पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चेरत जैन ने यात्रा का फूलों की वर्षा से स्वागत किया। आकांक्षा है, मैं दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका हूँ रुड़की की।
आज हमारा दुर्गा शक्ति का कार्यक्रम है, जिसमें मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी दोनों मिलकर के ये यात्रा निकाल रही है। शक्ति यात्रा का है शक्ति प्रदर्शन, कि हम प्रदर्शन करना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है। भारत माता की जय। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। हम विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है, जो दुर्गाष्टमी के दिन दुर्गा वाहिनी का स्थापना दिवस है और ये संदेश देता है समाज की बेटियों को ये संदेश दे रहा है कि नारी शक्ति कमजोर नहीं है। जैसे दुर्गा माता ने महिषासुर का विनाश किया, इसी तरह से समाज में जो महिषासुर प्रवृत्ति के लोग हैं उनका ये विनाश भी कर सकती है। ये अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है। और रुड़की में सोनाली नदी पुल के निर्माण कार्य लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुरू हो गया है। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि 9 महीने में सोलानी पुल बनकर तैयार होगा और लगभग 38 करोड़ की लागत से पुल बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, धामी जी की सरकार है जो संकल्प करती है उसको सिद्ध करती है और मैं समझता हूँ कि ये पुल एक बहुत बड़ा लक्ष्य था हमारा, जिसको निर्माण कार्य शुरू कराना। आज अब यहाँ मौके पर खड़े हैं, आज सब लोगों को भी बता देता हूँ इसके लिए कि आप सब लोग यहाँ पर आए और ये अपने निर्माण की जानकारी आप जनता को देंगे। पुल की वासियों को लाभ मिलेगा और स्कूली बच्चों को खासतौर से उनके लिए पुल का निर्माण हो रहा है। तो मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बच्चे अब इंतजार खत्म हो गया है, 9 महीने में पुल बनकर तैयार हो जाएगा। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो आप नए पुल से होकर जाएंगे और आपका रास्ता जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। उत्तरकाशी में सचिव सिंचाई युगल किशोर पंत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हर्षिल, धराली और आसपास स्थित गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से वार्ता के दौरान पुनर्वास रोजगार के साधनों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही आपदा से हुई क्षतिपूर्ति का आकलन कर व्यवस्थाओं के पुनर्स्थापना का कार्य किया जाएगा। हर्षिल में बनी अस्थायी झील से जल निकासी करने के लिए भी जल्द ही एजेंसियां द्वारा काम शुरू होगा। इसके साथ ही सचिव ने आर्मी बेस कैंप में आपदा के दौरान हुई क्षति का भी निरीक्षण किया। क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण शास्त्रों के वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच पाने में अभी कठिनाइयां हो रही हैं। सचिव ने वार्ता कर जल्द ही समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से शुरू हुआ स्वास्थ्य पखवाड़ा 2 अक्टूबर को हरिद्वार में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान जिले भर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों में करीब 2,63,000 मरीजों ने पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार सिंह के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतरीन काम किया। मरीजों ने अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई छोटी बड़ी सभी बीमारियों की जांच करवाई और आवश्यक उपचार भी प्राप्त किया। शिविरों में लगभग 1 लाख महिलाओं ने भी भाग लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। साथ ही दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए तथा अन्य रोगों की जांच भी निःशुल्क कराई। स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास से लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में बड़ी सफलता मिली। हजारों लोगों को समय रहते इसका लाभ मिल पाया है। देखिए, मैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो हमारा स्वास्थ्य पखवाड़ा चला था, माननीय प्रधानमंत्री के जन्म दिवस से लेकर महात्मा गांधी के जन्म दिवस तक, इसमें स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसमें लगभग 2,63,000 कुल हमारे मरीज आए। मरीज इन द सेंस की स्क्रीनिंग भी हुई, लोग सलाह भी लेने आए, लोगों की काउंसलिंग भी की गई, जिसमें लगभग 1,62,000 से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी और 1,01,000 के आसपास पुरुषों की रही है। क्या बच्चों का वैक्सीनेशन कराया, हमने इसमें ब्लड डोनेशन कराया, इसमें हमने लोग हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाए और इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया, डायबिटीज का टेस्ट किया गया, हाइपरटेंशन टेस्ट किया गया और उनको काउंसलिंग की सलाह दी गई, टीबी स्क्रीनिंग की गई, निक्षमित बनाए गए। एक और चीज बताना चाहूंगा, निक्षमित हमने लगभग 4,500 बनाए हैं 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। अगले 2 दिन में बारिश, ओलावृष्टि, हिमपात की चेतावनी जारी हुई है। कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी में ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि 5 अक्टूबर की रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 5 से 6 और 7 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इस दौरान उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली,
तमाम जनपदों में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 3 अक्टूबर हो गई है, तो 3 और 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 5 तारीख की रात्रि से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण 5 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून जनपदों में अनेक स्थानों पर, जबकि अन्य जनपदों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 6 और 7 तारीख को उत्तराखंड में जो अधिकांश स्थान है वहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, विशेषकर 4000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर कहीं कहीं बर्फबारी भी मिल सकती है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दी गई है और हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है, जिसके चलते दशहरा की रात से 19 अक्टूबर की रात तक भीमगोड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने नहर को बंद कर दी। 17 दिनों की नहरबंदी में नहर की साफ सफाई, मेंटेनेंस का काम किया जाएगा और इस दौरान पश्चिमी यूपी में सिंचाई और दिल्ली एनसीआर में पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। यूपी सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि साल भर गंग नहर के संचालन के लिए मेंटेनेंस और मरम्मत के कार्यों की ज़रूरत पड़ती है। उसी के लिए हर साल दशहरा से छोटी दिवाली तक गंग नहर को बंद किया जाता है। हर बार दशहरे को नहरबंदी की जाती है जो छोटी दिवाली तक चलती है। इस बार जो गंग नहर की बंदी थी वो 2 और 3 अक्टूबर की मध्यरात्रि में प्रस्तावित थी, जिसको अर्धरात्रि में बंद किया गया है और 19-20 की मध्यरात्रि में इसको पुनः चलाया जाएगा। जहाँ तक मेंटेनेंस का प्रश्न है, इसमें ये नहर साल भर चलती है। कांवड़ मेला आता है, कांवड़ियों की कांवड़ के टुकड़े, श्रद्धालु आते हैं, कुछ कपड़े छोड़ जाते हैं, उसके टुकड़े, कूड़े के बड़े बड़े अंबार लग जाते हैं। इस बार बारिश ज़्यादा हुई है, सिल्ट की मात्रा ज़्यादा आई है, तो सिल्ट की बड़ी बड़ी ठेक होंगी। किनारों के किनारे क्षतिग्रस्त किनारे हुए हैं, तो उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर के सारे काम, सफाई के काम पूरे किए जाएंगे, जिससे अगले पूरे साल तक इस नहर को फिर से अच्छी तरीके से चलाया जाना संभव हो सके। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।